हेलो साथियों, सभी का स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके लिए आवेदन आपका शुरू हो गया है, यानी कि 27 मार्च से लेकर आप देखेंगे तो 26 अप्रैल 2026 तक ये आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, ऑनलाइन होगा। और आपकी परीक्षा की डेट भी आपकी क्लियर कर दी गई है। जो आपकी परीक्षा आयोजित होनी है ना, जो परीक्षा आपकी आयोजित होनी है वो 2 से 4 जुलाई 2026। ठीक है, तो ये क्या आपके एग्जाम डेट इन्होंने क्लियर किया है, लेकिन हो भी सकता है कि आगे चलकर ये चीज़ें आगे हो जाए या कैंसिल हो जाए या डेट बढ़ जाए, लेकिन अभी तक क्लियर कर दिया इन्होंने। तो अभी क्या है आपका कि 2020 में जितने भी आपके 60 क्वेश्चन आए हुए हैं सामाजिक अध्ययन वाले, ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये सारा आपका क्या है, PYQ ही है। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ कि ठीक है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो तैयारी हम उसी आधार पे करते हैं। तो इसमें हम 2022 का जो था वो आपके पास एक वीडियो पहुंच चुकी है, यानी एक क्लास इसकी हो चुकी है, उसको आप जरूर वॉच करिए। फिर उसके बाद में आपको ये सेकंड क्लास आपको वॉच करनी है और पूरी क्लास को आपको देखना है ताकि आप समझ पाए कैसे सवाल पूछे गए हैं। चलिए, तो आज देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। इसने बोला है कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। तो जलहड़, कालिदास, कल्हड़ या विल्हड़। तो ये देखो, जो कल्हड़ है, कल्हड़, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। कल्हड़ की एक क्या है, पुस्तक है, पुस्तक राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये राज तरंगिणी पुस्तक है, ये कह सकते हैं कालक्रम से लिखी गई इतिहास की ये पहली पुस्तक है। इसको घटनाक्रम में, कौन सी घटना पहले हुई, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरीके से अगर देखेंगे तो घटनाक्रम में ये लिखा गया पहली पुस्तक है। राज तरंगिणी का मतलब होता है, राज मतलब राजा, तरंगिणी मतलब नदियां, यानी है ना, तो राजाओं की नदी। ये पुस्तक का क्या होता है, मतलब होता है, मीनिंग है इस शब्द का। ठीक, तो ये इसको आपको ध्यान रखिएगा। बाकी कालिदास की पुस्तकें तो कई सारी आपने देखा कि जो कालिदास ये हैं, है ना, कालिदास, इनकी पुस्तकें देखिए, चाहे मालविकाग्निमित्रम हो, चाहे अभिज्ञा शाकुंतलम हो, चाहे मेघदूत हो, चाहे ऋतु संहार हो, विक्रमो वर्षियम हो या रघुवंशम हो, ठीक है, ये सारी पुस्तकें किसकी? कालिदास की ही हैं। ठीक है, कालिदास की। तो चलिए चलते हैं और अगले पे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ लिखा है सिकंदर द्वितीय, या इन्हें सिकंदर या सानी भी कहते हैं। आगे हालांकि लिखा हुआ है द्वितीय सिकंदर, या हम लोग क्या कह सकते हैं, सिकंदर ए सानी भी कहते हैं, है ना, सिकंदर ये सानी भी कहते हैं। तो ये किसे दिया गया था उपाधि? ये दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को, है ना। किसे दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये खिलजी वंश, खिलजी वंश के क्या थे? द्वितीय शासक थे, दूसरे शासक थे, क्योंकि जो संस्थापक थे वो आप देखेंगे इनके ही, अलाउद्दीन खिलजी के ही चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने क्या की थी? खिलजी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये ध्यान रखना कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक ये था। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने क्या किया था, साउथ इंडिया पे क्या किया था? आक्रमण किया था या अभियान किया था, स्पेशली देवगिरी वाला, है ना, स्पेशली क्या? देवगिरी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत बात करिएगा कि जो दिल्ली सल्तनत है या सल्तनत काल, सल्तनत
काल के जो वंश थे, यानी दिल्ली में जो शासन किया, देखो पहले कौन आए, गुलाम वंश, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर कौन आया, खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, सैयद वंश, और पांचवें नंबर पे कौन आए, लोधी वंश, लोधी, लोधी वंश। तो लोधी वंश क्या थे, ये अफगान शासक थे लोधी, लेकिन जो सबसे ज्यादा समय तक जो शासन किया है नी, वो किए थे तुगलक वंशों ने किया था, 94 वर्ष तक किया था, और खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक किया था, सबसे कम कह सकते हैं, है ना। तो ये आपको इतना ध्यान रखना। बाकी जो सिकंदर लोधी ये है, तो इसने तो क्या किया था भाई, इसने तो 1504 में, है ना, इसका आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर क्या किया था, बसाया था, है ना, आगरा शहर बसाया था। इसको सुलमित करना है, आपको लगाना है, देखते क्या सही है। तो इसको जब मिलाएंगे हम लोग तो पता चलेगा कि हमने पढ़ा था कि दयानंद सरस्वती, इससे पहले हम पिछले कक्षाओं में यानी पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, है ना, आर्य समाज। तो देखो सी का 4 कहाँ पे है, सी का 4, तो सी का 4 देखेंगे तो ये तो इसी में मिल गया भाई, तो यही वाला आंसर क्या होगा, सही होगा, बाकी और तो कहीं है ही नहीं, ये कंफर्म हमें पता है। फिर उसके बाद में देखेंगे राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, तो ये ए का 3, ए का 3 तो है इसी में। विवेकानंद की बात करते हैं तो विवेकानंद जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, और एमजी रानडे प्रार्थना समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, है ना। तो अगर ये देखा जाए कि स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 में, और जगह क्या होगा, मुंबई, जगह क्या होगा, मुंबई में इसकी स्थापना की गई, है ना, 1875। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना देखेंगे तो 1828 में किया गया, है ना, और ये ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ होगा, तो ये होगा कोलकाता में, है ना, कोलकाता। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ, 1867, और जगह क्या है, मुंबई, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ, 1897, जगह क्या है, वेलूर, है ना, बेलूर। जो बेलूर जगह है ये कोलकाता में पड़ता है, ठीक है, कोलकाता में। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है नहीं, भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है, एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, मैडम भीखाजी कामा। तो ये है मैडम भीखाजी कामा, इनको कहा जाता है। तो मैडम भीखाजी जो कामा है, ये मुंबई में पारसी समुदाय से रिलेट करती थी, या पारसी समुदाय की ये क्या थी, महिला थी। मैडम भीखाजी कामा के बारे में एक सवाल बहुत ही आता है कि 1907 में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया, वह पहली बार भारतीय तिरंगा को
फहराया, ठीक है, फहराया। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ इन्होंने काफी काम किया है, सहयोगी हैं। हालांकि दादा भाई नौरोजी की तो ये क्या रह चुकी हैं, सचिव भी रह चुकी हैं, ठीक है, सचिव भी रह चुकी हैं। बाकी यहाँ पे देखिएगा जो एक नाम मैं यहाँ पे दो नाम ये दिख रहा है, तो इसमें मैं एक नाम और बढ़ाऊंगा, बीना दास का बना दिया जाए। देखिए बीना दास ये बना दिया। अब देखो ये जो आपकी ये तीनों जो महिलाएं हैं, ये तीनों जो महिलाएं हैं, ये तीनों महिलाएं, ये तीनों महिलाएं जो हैं ये कह सकती हैं इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, आर्मी की ये क्या है, सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य हैं। और ये तीनों ध्यान रखिएगा कि जो चटगांव शस्त्रागार जो लूट हुई थी 1930 में, 30 में ये क्या थी, शामिल थी, ठीक है। तो अभी तो चटगांव जो जगह है ये बांग्लादेश में चला गया, लेकिन उस समय ये भारत में ही था। तो एक व्यक्ति थे सूर्यसेन, एक व्यक्ति थे सूर्यसेन, जिन्होंने क्या किया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की क्या की थी, स्थापना किया था। उनको मास्टर दा भी कहते थे। तो उनके साथ में ही, ठीक है ना, ये महिलाएं थी प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, बीना दास, जिन्होंने क्या किया था, चटगांव में क्या था, अंग्रेजों का एक क्या था, शस्त्रागार था, ठीक है, हथियार रखने का जो जगह था, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, लूट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको पकड़ा गया, सूर्यसेन को यानी मास्टर दा को, जो इनके संस्थापक हैं, तो उनको बाद में फांसी की सजा दी गई, इन लोगों को भी मिली। तो ये तो एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं, ये एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, है ना, एनी बेसेंट। पहले देखिएगा सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार, या बिंदुसार। देखिए इसमें सही आंसर आपका है चंद्रगुप्त, क्या होगा, चंद्रगुप्त। तो इन्होंने जो ये सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये सौराष्ट्र में यानी कि वर्तमान में गुजरात में पड़ेगा, सौराष्ट्र में गिरनार घाटी में ये निर्माण कराया गया था सुदर्शन झील का, ठीक है, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा। अरे देखिएगा पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुआ था आदित्य वर्धन के नाम से, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन भी इसी राजवंश के ये थे, ठीक है। फिर लिखिए अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति का प्राचीनतम साक्ष्य है, क्योंकि एक तो ताम्रपाषाण भी है नहीं, ग्रामीण संस्कृति है सबसे प्राचीन, तो ये बताया गया था आहार संस्कृति, कौन सी है, आहार संस्कृति। कहीं कायस्थ संस्कृति में माना जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा आहार संस्कृति ही माना गया है। आगे ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, 20 राजतंत्र में 10 या 16, ये कहेंगे 16 महाजनपद ही तो थे, है ना। मौर्य वंश से पहले हमारे 16 महाजनपद क्या थे, भागों में बटे थे, है ना, जिसमें से 16 में से आप देखेंगे तो 8 उत्तर प्रदेश में थे, 8 यूपी में, है नहीं, 16 में से 8 यूपी में, और उसमें से 10 जो थे गंगा नदी घाटी में थे। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, आराम बाग, तो आराम बाग जो बनाया गया था ये बाबर के द्वारा बनाया गया था, और आराम बाग ये कहाँ पे है, आगरा शहर में है ना, आगरा शहर में है। क्योंकि जब बाबर का क्या हुआ था, निधन हुआ था, जब बाबर का क्या हुआ था, निधन हुआ था, तो सबसे पहले उसको आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उसकी आत्मकथा तुझे के बाबरी पढ़ा गया था, तो उसमें लिखा था बाबर ने कि हमें स्वदेश यानी हमारे देश में दफनाया जाए, तो फिर इसे काबुल ले जाया गया, क्योंकि ये काबुल का ही था। तो ये आराम बाग की स्थापना या इसका निर्माण कब हुआ, 1928 में इसका निर्माण हुआ था, किसके द्वारा, ये बाबर के द्वारा। अगला है कि वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, 1916 में होम रूल लीग
की शुरुआत किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, इसकी शुरुआत किया था। हालांकि शुरू करने की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें से एक नाम और भी आता है एनी बेसेंट का, सॉरी विनोबा भावे का। पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है, पहले देख लो, गोदावरी, सतलज, गंगा, यमुना। तो इसमें पूर्ववर्ती जो नदी है वो है कौन सी? सतलज। देखो पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये होता है कि अगर जो कोई नदी पहले से क्या प्रवाहित हो रही हो, अगर उसके बीच में अगर कोई जो पर्वत आ जाता है या किसी भी भूमि का हिस्सा उठ जाता है, लेकिन फिर भी वो नदी उसी मार्ग से आगे अपना क्या करे, जल प्रवाहित करे, वो अपनी धाराएं मोड़े ना, ठीक है, तो वो नदियां क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। कि आज भले वो वहाँ पे हिमालय या अन्य जैसी पहाड़ या पर्वत आ गए हैं, लेकिन वो नदियां आज भी उनको काट कर आगे अपना रास्ता बना रही हैं। तो उसी में से क्या है आपका सतलज। तो सतलज जैसे एक नदी नहीं है, ऐसी कैसे नदियां हैं, जैसे आप देखेंगे चाहे ब्रह्मपुत्र हो, है ना, चाहे उसकी बात करें तो आप सिंधु है, सतलज है, घाघरा है, गंडक है, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियों का क्या है, उदाहरण है। यानी कि ये अपना मार्ग सीधा लेके चलती हैं, यानी कि उस पर कहीं भी कोई अगर मान लो पहाड़ पर्वत आता है तो उसको काट कर वो आगे बढ़ती हैं। तो देखिए, तो पूर्ववर्ती नदी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंधु नदी भी क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या है, पूर्ववर्ती नदी ही है। इसके अलावा तीस्ता भी क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। चाहे गंडक की बात करते हैं, ये भी पूर्ववर्ती नदी है ना। सतलज तो इसमें है ही है, ठीक है ना, सतलज नदी तो इसमें है ही है भाई। ये भी तीनों हिमालयों को काट कर ये आगे प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये आपकी सतलज नदी है, ये तीनों हिमालयों को, तीनों हिमालय का मतलब क्या, ब्रज हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को काट कर ये प्रवाहित होती है, क्योंकि ये हिमालय के उस पार से निकलती है। यानी कि ये कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत के पड़ोस में राक्षस झील से निकलती है जो तिब्बत में है। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो बाह्य परत को हम लोग क्या कहते हैं, पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं, है ना, यही कहते हैं, यही कहते हैं भाई। देखो जो, क्योंकि अब मान लो ये पृथ्वी का एक हिस्सा हम ले लेते हैं इस तरीके से, ये पृथ्वी का एक हम हिस्सा ले लेते हैं, इसकी काट ले लेते हैं ऐसे, ये हमने एक हिस्सा ले लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, तीन भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया, इस तरीके से तीन भागों में। तो जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, आपका क्रस्ट कह लो, क्रस्ट कह लो, है ना। बीच में आपको इसे बोलेंगे मेटल कह लो, और फिर ये आपका हो जाएगा कोर कह लो, है नहीं, इसे क्रोड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोड कहते हैं। अच्छा अब देखो इसमें क्या कर, अगर हम इसको रासायनिक संगठन के आधार पर इसको अगर हम अलग करते हैं, है ना, अलग करते हैं, तो फिर इसमें पता चलता है कि किस किस से कौन सा वाला मंडल किससे मिलके बना है, ठीक। जैसे ये हिस्सा जो है क्रस्ट वाला है, ये आपका सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। किससे? सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। फिर इसमें क्या है, मेटल वाले में ये आपका क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है ना। और जो कोर वाला है ये बना है आपसे क्या, निफे से, यानी कि निकिल और प्लस फेरस यानी कि लोहा, इससे मिलके बना हुआ है नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये ऐसे, अगर आपसे कभी पूछ लेता है, ऐसे कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो पृथ्वी के बाद अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाते हैं, है ना, तो उसमें धात्विक चीजें क्या क्या मिलेंगी, तो पहले मिलेगा सियाल और एल्युमिनियम मिलेगा, फिर उसके बाद में मेटल वाले हिस्से में सियाल और मैग्नीशियम मिलेगा, और इसके बाद में कोर वाले हिस्से में आपका निकिल और फेरस मिलेगा, ठीक है ना, निकिल और फेरस मिलेगा। तो इन सबको आपको ये ध्यान रखना है भाई। आगे जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, ठीक है, कौन सी गर्म जल धारा है, क्यूरोशियो धारा, क्यूराइल, कैनारी, लेब्राडोर। तो ये है इसमें से ये वाली क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। देखो जलधाराओं के बारे में बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ये कहें कि ये आपका क्या है, ये भूमध्य रेखा, इसे हम लोग मान लो भूमध्य और बढ़ा देते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग कई सारे नाम देते हैं, है नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य
या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक, विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसमें बस एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर जो विषुवत रेखा से अगर जलधाराएं, ठीक है ना, अगर जो जलधाराएं उत्तर की ओर जाएं, ध्रुवों की ओर जाएं, है ना, तो ये आपका होगा नॉर्थ पोल, है ना, और ये होगा आपका साउथ पोल, साउथ पोल ये हो जाएगा। तो अगर जो ये जलधाराएं कुछ इस तरीके से अगर जाती हैं नीचे की ओर, तो कहेंगे कि ये कैसी हैं, तो ये कहेंगे हम लोग कि ये जलधाराएं हो जाती हैं आपकी गर्म जलधारा, गर्म जल धारा, ठीक। और अगर जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आए, जैसे देखो ये अगर इधर से आए, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगी आपकी ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। कैसे होगी ठंडी जलधारा, मतलब आप ये समझिए कि अगर हमने क्या किया, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, विषुवत रेखा मान लिया। तो अगर जो कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाए और चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाए, तो वो कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, है नहीं, कैसी गर्म जलधारा होगी। अगर जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अगर आ रही है, यानी कि उत्तर से और दक्षिण से कोई जलधारा आ रही हो, तो वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। तो जो क्यूरोशियो जलधारा है, क्यूरोशियो, ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाती है नहीं, उत्तर की ओर जाती है, तो इसलिए क्या है आपका, ये कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी, है ना, कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी, ठीक। बाकी ये तीनों क्या है, ये आपकी गर्म जलधारा हो जाएगी, है नहीं। अच्छा ये तीनों है ना, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है ना, ये ठंडी जलधाराएं हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम आती है, वो भी एक क्या है, गर्म जलधारा ही है नहीं। निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, तो परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है वो तो आपका क्या है भाई, जल मार्ग है, क्या है, जल मार्ग है। इसके लिए तो हमने क्या भाई, कई सारे क्या बनाए हैं, नेशनल वाटर वे बनाई है, कई सारे क्या बनाया हमने, नेशनल वाटर वे बनाया है। जैसे आप देखो, अगर हम बात करते हैं भाई, भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है ना, 111 है। उसमें से आप देखेंगे यानी कि फर्स्ट, यानी कि देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, है नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है, ये कहां से कहां तक बनाया गया है, प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया की जगह पड़ता है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। और ये अगर देखें नदी की बात करें, तो ये जो नदी है, ये इसका गंगा का अधिकतम हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा ये हुगली का इसमें आता है, लेकिन हुगली भी कहीं ना कहीं गंगा की क्या है, वितरिका है नहीं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पे बना हुआ है, गंगा और हुगली पर। कहां से कहां तक जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक, है नहीं। तो ये बताएंगे, ये भारत का ये पहला, भारत का पहला ये नेशनल वाटर वे है ये, ठीक। आई थिंक कि मेरे हिसाब से ये 1980 में इसका क्या हुआ था, निर्माण किया गया था, ठीक है ना, 1980 में निर्माण किया गया था। वैसे ही आप देखेंगे, अगर हम बात करिए तो पहला हो गया, अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या अगर 2 की बात की जाए, नेशनल वाटरवे 2 की बात की जाए, तो ये कहां से कहां तक है, सादिया से धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक, कहां पर, असम में, जगह क्या है, असम में, ठीक है। और ये कह सकते हैं कौन सा नदी है, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनाया गया है ना। तो
ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से या फिर बैतूल पठार से? तो ये तो निकलती है भाई नासिक से, है नी। नासिक से एक यहाँ पे क्या है, त्रियंबक पहाड़ी है, त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है, पश्चिमी घाट है ना वहां से। तो त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है ये, है नी। और गोदावरी, गोदावरी जो नदी है, गोदावरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गंगा कहते हैं, है ना। इसे हम लोग वृद्ध या बूढ़ी गंगा कहते हैं। ये साउथ इंडिया की क्या सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। बाकी देखो बैतूल पठार से आपसे यहां से निकलती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम होता है महाबालेश्वर से, यहां से कृष्णा नदी निकलती है और यहां से अमरकंटक एमपी से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। आइए, स्वेज नहर जोड़ती है किसे? तो देखो जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है भूमध्य सागर को किससे? लाल सागर से, ठीक। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है। जो आपका ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर, तो इसके बारे में हम ये आपको बताते हैं भाई कि इसके बारे में सवाल ये पूछा गया है कि जो स्वेज नहर है ये किस देश के अधीन है, या इसका राष्ट्रीयकरण उसने कब किया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कितना किलोमीटर लंबा है, या इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है। तो एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उन्होंने क्या था 1969 में इसका क्या किया था? निर्माण किया था, ठीक। और ये जो स्वेज नहर है ये इसको 1956 में मिस्र के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण, यानी कि इस पे अधिकार किसका है? मिस्र का है। किसका है भैया? इसका मिस्र का है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है वो 168 किलोमीटर है नी। और जो चौड़ाई है वो लगभग 60 मीटर के आसपास है ना, 60 मीटर के आसपास है। तो जब स्वेज नहर बन गया तो इससे भारत और यूरोप के बीच में दूरी काफी ज्यादा, लगभग 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से से होते हुए जाते थे, अटलांटिक महासागर होकर जाते थे यूरोप। लेकिन जब इस नहर बन गया तो इससे क्या हुआ कि भारत और यूरोप के बीच दूरी काफी ज्यादा कम हो गई, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, ठीक। अच्छा, अभी अगर देखो, अभी एक चर्चा में आपका एक चल रहा है हार्मुज जल संधि, उसको जरा ध्यान रखिएगा। अभी एक चर्चा में चल रहा है कौन सा? हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि। तो जो हार्मुज जल संधि है ये देखिएगा, ये किसको जोड़ता है? तो ये बताएंगे कि ये फारस व ओमान की खाड़ी को ये क्या करता है? जोड़ता है, ठीक, ये जोड़ता है। बाकी जो हार्मुज जल संधि है ये किन दो देशों को अलग करता है? तो हार्मुज जल संधि ध्यान रखेंगे कि ये ईरान व ओमान, ईरान व ओमान
हालांकि ओमान के साथ साथ में थोड़ा सा हिस्सा वो यूएई का भी लगा हुआ है उसको भी। तो ईरान व ओमान यूएई को क्या करता है, अलग करता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा हॉर्मुज जल संधि के संदर्भ में। ठीक है, चलो भाई देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा या से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो इसके लिए शांत स्थिर वायु होना चाहिए, लंबे ग्रीष्मकाल दिन, बादल मुक्त आकाश। तो इसके लिए सही एक, इसमें एक है बी वाला ऑप्शन, क्या है ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेघालय का पठार विस्तार है, मतलब मेघालय का जो पठार है वो किसका विस्तार है ये कहा गया है। तो मेघालय का जो पठार है ये कहीं ना कहीं भाई प्रायद्वीपीय पठार का ही तो हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है ये हिस्सा है। जैसे देखिए अब इसे देखेंगे, ये जो हिस्सा आपका है ना वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ये वाला हिस्सा। ये यहाँ पर ये इस तरीके से लगभग त्रिभुजाकार में है, ये आपका प्रायद्वीपीय, ठीक पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना। इसी का हल्का सा हिस्सा ये आगे विस्तार इसका है इस तरीके से, ये यहाँ पे इसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। और इसी के आगे आपका ये हिस्सा यहाँ पर है, यहाँ पर इसे कहते हैं मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। बीच में यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पे मालदा गैप, मालदा गैप द्वारा ये दोनों पठार क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, मालदा गैप द्वारा अलग। ठीक है, तो इस बार कई बार पूछा गया है कि बताइए जो ये मेघालय का पठार है वो किसका हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा नागपुर पठार नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रायद्वीपीय पठार दे रखा है, तो प्रायद्वीपीय पठार सही होगा। ठीक है, अगर प्रायद्वीपीय पठार नहीं है तो छोटा नागपुर पठार क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए सही क्या है आपका, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही है मेघालय का पठार, न कि आपको ऐसा लगे कि इधर तिब्बत है तो तिब्बत का है ये हिस्सा है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा का निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो भाई पवनों के द्वारा ही तो बनेगा ये, है ना, पवनों के द्वारा ही बनेगा बालू टिब्बा। ठीक है, रेगिस्तानी एरिया में। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो सबसे निचली पूछा है, तो सबसे निचली इसने बोला है। देखिए सबसे निचली वाले में कौन है, क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर आप देखिए इनको हम बनाते हैं भाई मंडलों को। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम रख लेते हैं कि ये आपकी है पृथ्वी, ये है भाई पृथ्वी। ठीक, और इसके ऊपर कुछ हमारे क्या है, लेयर्स हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, है ना, तो ये आपका कहलाएगा क्या, क्षोभ मंडल, या इसे हम लोग को बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, है ना, ऐसे कह लो क्षोभ मंडल, इसे कह लेते हैं, है ना, क्षोभ मंडल। इसके बाद में इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पर तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रोपो हो गया, इसे कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, या इसे कहें तो समताप मंडल कह लो, इसे कह लो समताप मंडल कह लो।
इसके ऊपर देखिए, इसे कहते हैं हम लोग मीजोस्फेयर। क्या बोलेंगे? मीजो स्फीयर, या इसे कहेंगे मध्यमंडल। क्या बोल देंगे? मध्य मंडल कह देंगे। इसके ऊपर चलते हैं फिर, है ना। इसे कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर या आयन मंडल कह लेंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे? आयन मंडल कह देंगे। और इसके ऊपर ये चलेंगे, ये जो एक्सोस्फीयर है नी, क्या बोलेंगे? एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, या बोल देंगे बहिर्मंडल। क्या बोल देंगे? बहिर्मंडल कह देंगे, ठीक है ना। हिंदी में इसको बहिर्मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल, ठीक, ये कहते हैं। और ऊपर इसके बाद में ये हिस्सा जो पड़ जाता है, ये है स्पेस का, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, है ना। अंतरिक्ष आ जाता है इसके बाद में, है ना, अंतरिक्ष आ जाता है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसका बढ़ता हुआ मतलब पृथ्वी से ऊपर जब जाएंगे तो कौन कौन सी लेयरें मिलेंगी, इसका क्रम लगा दो। तो पहले कौन मिलेगा? क्षोभ मंडल, जैसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, और बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, ठीक। तो यहाँ पे बोला है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी, तो निचली कौन सी? यही तो है निचली, है नहीं। तो यहीं पे क्या होता है आपका, आपके यहीं पे आपको क्या क्या मिलेंगे, इसी वाले हिस्से में आपको क्या मिलेगा? पर्वत भी मिलेगा, है ना। यहीं पे क्या होगा? इसी वाले हिस्से में आपको वर्षा मिलेगा, है नी। इसी वाले हिस्से में तूफान आएगा, है नी। इसी वाले हिस्से में आपकी बिजली, है ना, तड़कती है नी। इसी में आपका हिमनद आपको मिलेंगे, हिमनद आदि इसी में मिलेंगे, ठीक है, इसी में मिलेंगे। ये ध्यान रखना कि गर्मियों के समय में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ये बढ़ जाती है, जबकि ठंडियों में ये क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा वो मंडल है नहीं, जिसमें गर्मियों के समय में उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, अगर ठंडियों में कम हो जाती है, तो क्षोभ मंडल, है ना। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले हिस्से में, देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक लेयर मिलेगी ऐसे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? ओजोन परत आपको यहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यहीं पर आपको वायुयान भी उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, वायुयान। तो यहीं पे भैया उड़ते हैं वायुयान, ठीक है ना, वायुयान यहीं पे उड़ते हैं, ठीक। यहाँ पे समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बराबर रहता है, समताप मंडल टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है। फिर इसको ऊपर उठेंगे, ऊपर देखेंगे तो ये हिस्सा जो पड़े आपको मिलेगा, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा, तो इससे कहेंगे कि ये सबसे ठंडा, सबसे ठंडा मंडल यही है ना। यहीं पे ध्यान रखें धूमकेतु आपके यहीं जलते हैं, है नी। यहीं पे क्या होता है? टूटते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं, टूटते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं, शूटिंग स्टार्स यहीं पे दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक। फिर उसके बाद में ये वाला जो आइनोस्फीयर है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सबसे गर्म लेयर होती है। और यहाँ पर ये देखो, जो यहाँ पे जो हवा होता है, या फिर कह सकते हैं जो वो, ये सब चार्जेबल कणों के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है, आइनोस्फीयर में, ठीक। उसके बाद में ये आपका ये हो गया बहिर्मंडल, है नी। इसका मतलब ये आपका बहिर्मंडल है, ठीक। तो ये इन सबको ध्यान रखना कौन सी चीजें कहाँ पे होती हैं, ठीक। आगे आ जाओ। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया?
मूल कर्तव्य कब लाया गया, है नहीं। तो मूल कर्तव्य 42वां वाला लाया गया, और 42 वाला कब हुआ, 1976 में। तो मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान यानी यूएसएसआर से लिया गया था, और ये ध्यान रखिएगा कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह लाया गया था, समिति के सिफारिश पर, ठीक है। पहले 10 जोड़े गए, फिर बाद में 86वां जो संविधान संशोधन हमने 2002 में किया, तब हमने एक जोड़ा, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, ये राज्यों के कर्तव्य नहीं है, ये नागरिकों के कर्तव्य है। किसके हैं, ये नागरिकों के कर्तव्य है। नागरिकों के कर्तव्य तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है नहीं। राज्यों के कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और लोगों को क्या है, जनता का क्या है, तो मौलिक कर्तव्य। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था भाई 1959, कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 को। तत्कालिक पीएम उस समय थे JL नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, ठीक, बगदरी गांव से। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित किया गया था। दो 73वां संविधान संशोधन जो था ये ग्राम पंचायतों से संबंधित था, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से। तो नगर निगम तो नहीं होगा, और यही देख लो कहानी है, ये यहाँ पे है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सभी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ABC, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ग्राम स्तर पे होता है, ये ब्लॉक स्तर पे होता है, और जिला स्तर पे होता है पंचायतें। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो मैंने पहले बताया था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है ये आपको प्रदान की गई हैं, किसको, केंद्र को, है ना, केंद्र को की गई हैं। क्योंकि हमारी आप देखेंगे जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की क्या है, आपकी सूचियां हैं। एक है केंद्र सूची, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें जो विषय नहीं है या जिनमें कानून नहीं बनाया गया है वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जो केंद्र के पास होती हैं। जैसे साइबर अपराध हो गया, ये अवशिष्ट सूची का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे। तो ये गए तो फ्रांस में थे कहाँ गए थे, फ्रांस में गए थे। लेकिन अब करंट अफेयर से जोड़ के इसको देख लेना, यानी अब हम बात करते हैं कि जो 52 G7, G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देशों का समूह। तो 52वां G7 2026 जो शिखर सम्मेलन है, जो शिखर सम्मेलन है, ये भी कहाँ हुआ है, ये भी हुआ है फ्रांस में ही हुआ है। ये 2026 वाला कहाँ हुआ है, फ्रांस में ही हुआ है, ठीक है ना। तो अभी फ्रांस भी गए थे मोदी जी। तो वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है, तो उनसे, ठीक है। तो ये G7 2026 वाला। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता है कि न्यायाधीशों की संख्या टोटल जो है वो होती है इतनी, है नी, यानी कि 33 + 1 = 34। तो अब इसमें क्या होता है, एक जो है वो क्या है आपके CGI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश, है नहीं। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, जो नियुक्तियां हैं, ये दे रखा है अनुच्छेद 124(2) में, ठीक, इसमें दे रखा है, ठीक, 124(2) में दे रखा है। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था, है नहीं। तो ये हुआ था नवंबर 2014 में। कब हुआ था भाई? नवंबर 2014 में। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ना, ये पीवी नरसिम्हा राव के समय ये शुरू किया गया था, है ना। पीवी नरसिम्हा राव के समय शुरू किया गया था 1991 के आसपास में, ठीक है ना। 1991 में शुरू किया गया था, है ना। यानी उदारीकरण वाला जो समय आया था 1991 में, यानी कि पूर्व की ओर देखो की नीति पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो ये है 9वीं अनुसूची में। तो भाई 9वीं अनुसूची में ही तो क्या है, भूमि सुधार की बात की गई है। क्योंकि आपको पता है कि संविधान में सबसे पहले कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? वो 9वीं थी, क्योंकि 8 ही तो थी। कितनी थी? 8 थी, 9वीं जोड़ी गई थी, ये है नहीं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, है नहीं, और भूमि सुधार अधिनियम कब आया? 1950, ठीक है। जबकि ये अगर बात करते हैं लागू होने की बात करते हैं, तो हमारे यूपी में जो लागू हुआ था ये 1 जुलाई 1952 में लागू हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1 जुलाई 1952 को ये लागू हुआ था। एक्ट तो 50 में आया था, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा को क्या करना था? खत्म करना था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर वी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, के एम मुंशी। तो ये इसमें सही आंसर क्या है? डॉक्टर, ये है बी.एन. राव। तो बी.एन. राव को क्या किया गया था कि 11 दिसंबर, यानी कि सेकंड जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 46 को संविधान सभा का क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाया गया? सलाहकार बनाया गया था, ठीक है ना। पहले वाले से नहीं थे, ये दूसरे वाले से आए थे, ठीक है ना। क्या थे? दूसरे वाले से आए थे, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगला कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति की बात की है तो सबसे बड़ी जो समिति है वो है कौन सी? प्राक्कलन समिति। क्योंकि प्राक्कलन समिति में टोटल कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा, ठीक, लोकसभा से सभी सदस्य होते हैं, ठीक है, सभी सदस्य होते हैं। और ये समिति क्या होती है? ये 1 साल के लिए गठित होती है, 1 साल के लिए गठित होती है, ठीक है। अब जो ये लोक लेखा समिति है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी समिति यही है आपकी। चलो अगला देखते हैं। अगला है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सभी को पता है, अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस। ये क्या है इसका? आपका आदर्श वाक्य है। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कह सकते हैं क्या? आधुनिक ओलंपिक इस जो शुरुआत है वो कब हुआ था? 1896 में, ठीक है, एथेंस शहर से,
एथेंस से ये शुरू हुआ था। ठीक। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे ये हुई थी 23 जून 1894 में। ठीक। और इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है, तो ये विजेता कौन है भाई इसमें से, ये है पुलेला गोपीचंद। ठीक है। और ये क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक, बैडमिंटन ये खिलाड़ी हैं। मनोरंजन के कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5, वैसे तो 5 ही माने गए, आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ये तो 5 ही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है, तो ये तो लिखा है वज्रासन, है नहीं, वज्रासन। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया, ये तो मणिपुर में ही तो बनाया गया ना, इम्फाल में। इम्फाल में। इसके लिए अध्यादेश जारी कब हुआ था, 2018 में। ठीक है। 2018 में क्या हुआ था, अध्यादेश जारी हुआ था, है नहीं। अरहर की संकर किस्म, संकर का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग प्रजातियों को, ठीक है, आपस में मिलाकर क्या किया जाए, उनको निर्माण किया जाए, तो ये होगा। तो इसमें क्या होगा, ICPH8। ठीक है। ये अरहर की क्या है, प्रजाति। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, तो ये सभी को पता है कि सोयाबीन राज्य किसे कहते हैं भाई, वो कहते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है। सोयाबीन ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, सर्वाधिक इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, यानी जो सोयाबीन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारियों का मांस भी कहते हैं, शाकाहारियों का मांस कहते हैं। मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का इथोपिया कहते हैं। ठीक है। भारत का इथोपिया कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है ना। तो सर्वाधिक दालें कहाँ होती हैं, सर्वाधिक दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और पूरे विश्व में भारत ही करता है नहीं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं, तो सब्जियां है ना, तो सब्जियां तो वेजिटेबल फार्मिंग कहेंगे, ये हो जाएगा वेजिटेबल फार्मिंग। ठीक है, वेजिटेबल फार्मिंग। मृदाओं के कण का घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.85 ग्राम यानी पर सेंटीमीटर घन, 2.56 ग्राम यानी सेंटीमीटर घन, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर घन, 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर घन। तो ये कितना होना चाहिए, तो इसके लिए जो सही आंसर आपका है, ठीक, इसके लिए सही आंसर आपका है 2.65। निम्न में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये समोच्च वाली, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कंटूर विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंटूर विधि भी कहते हैं, है ना, कंटूर विधि भी कहते हैं। आगे देखो, आगे लिखा कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, तो सुरक्षात्मक जो है शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना, जो हमें सिक्योरिटी देते हैं अंदर शरीर में, तो वो है विटामिन और खनिज। निम्नलिखित विधियों में भोजन पकाने की सर्वोच्च विधि क्या है, तो भोजन पकाने की जो सर्वोच्च विधि है वो सेकना, उबालना, भूनना, तलना, नहीं क्या है, उबालना। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, तो ये प्रोटीन के पाचन में होना चाहिए। क्या भाई सही है, प्रोटीन के पाचन में, है ना, ट्रिप्सिन जो है
प्रोटीन के क्या है, पाचन में सहायक होता है। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। इसके लिए होता है वेरियोला वायरस, ठीक है। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा आ जाने पर। तो देखो ये सेफर विधि होता है, ये होता है पानी के रोगी के पानी में डूबने पर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जब पानी में डूब जाता है तो जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसको पीठ के बल क्या किया जाता है, उसे लिटाया जाता है और उसको जो पसलियां हैं उस पर क्या होता है 2 से 3 सेकंड है ना के लिए क्या कहते हैं उसको दबाया जाता है, और जो फेफड़े होते हैं वो फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, सांस लेने में इससे आसानी हो जाती है ना। तो ये इसके लिए होता है रोगियों के पानी में डूबने पर। संपोषणी विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम की गई थी किस वाले, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में, विश्व विकास रिपोर्ट में, या ब्रोटन लैंड कमीशन रिपोर्ट में। तो इसमें किया गया था, ठीक है, इसमें किया गया था। तो संपोषणी विकास का मतलब होता है कि जो आपके पर्यावरण है, पर्यावरण को कम करते हुए है नी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, है ना, ये होता है संपोषणीय विकास। कि जो पर्यावरण है उसको हम नुकसान क्या करें, कम से कम पहुंचाएं और प्राकृतिक संसाधनों का हम क्या कर लें, उपयोग कर लें। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, ठीक है, जलीय जीव कहा जाता है। तो ये कौन सा है भाई, गंगैटिक डॉल्फिन ही कहेंगे, है नी, क्योंकि जो आप देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 आया है ना, 1972 आया, उसकी अनुसूची 1 में इसको क्या किया गया, संरक्षित किया गया है ना, संरक्षित किया गया। तो ये राष्ट्रीय भी है और उत्तर प्रदेश का भी है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है, ये राजकीय क्या है, जलीय जीव, क्या है, जलीय जीव है ना, जो अभी कब 2023 में घोषित किया गया था, 2023 में इसको घोषित किया गया था। और हमको पता है कि भाई कब 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, 1980, 1980 में, ठीक है ना, 1980। फिर ध्यान रखिएगा, वन अधिकार अधिनियम कब आया था, बताएंगे 2006 में। कब आया था, 2006 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो बताएंगे 1986 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972, है ना। फिर देखो जल प्रदूषण है नी, नियंत्रण और निवारण अधिनियम, है नी, जल प्रदूषण, ये एक्ट कब आया, 1974 में आया, है नी, 1974 में। फिर देखो जैव विविधता एक्ट कब आया, तो आया 2002 में आया, है नी, 2002 में आया, है नी। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व एक्ट कब आया, 1992, है नी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो अगला देखिएगा, अगला कि निम्नलिखित में कौन हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है,
ठीक है, नहीं है बोला है, तो नहीं है तो फिर नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं। निम्नलिखित में से, अच्छा ऐसा आप देखोगे कि ये जो CO2 है, ठीक है ना, CO2 ये ग्रीन हाउस गैसों में क्या है, इसका सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक क्या है योगदान इसका है। ठीक, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, तो कीटनाशक रसायन, ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। सिलाई मशीन कब भारी चलती है, तो सबको पता है कि जब तेल की कमी और सफाई नहीं किया जाए, है ना किया जाए तब चलेगी। वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है, हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन प्रोटीन है, हीमो क्या है आपका, एक लोहा है। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है, हर्बर्ट। योजना विधि आधारित है, योजना विधि आधारित करके सीखने पे, डूइंग बाई लर्निंग, क्या है, डूइंग बाई लर्निंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये डूइंग बाई लर्निंग ये किसका कह सकते हैं कि ये सिद्धांत है, तो ये किसने पहली बार यूज किया था, तो कह सकते हैं कि WH किलपैट्रिक द्वारा ये शब्द को प्रयोग किया गया था, है ना। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, तो इसमें 15 होती हैं, कितनी होती हैं, 15 होती हैं। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है भाई, तो ये है कौन, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इन्होंने किससे लिया है, तो आनंद मठ से लिया है, ठीक है ना। और ये वंदे मातरम ध्यान रखिएगा सबसे पहले 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, है नी। राग भैरव का गायन समय क्या है, ये सुबह गाया जाता है, सुबह। सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है, कोई भी मिट्टी होती है तो समानता कार्बन के 10 अणु होते हैं तो नाइट्रोजन के 1 होते हैं, समानता। विशिष्ट मृदा में मृदा कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये कहेंगे मृदा कण का कण कहेंगे, है ना। ये तो ऐसे सवाल आपसे पूछे गए थे 2020 के यूपी टेट एग्जाम में, जूनियर यानी 6 to 8 में, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखते हैं कि 2018 में कौन से सवाल आए थे, किस तरीके से, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आप चीज़ों को समझ में आया होगा, आपको बेहतर तरीके से इसको समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।